नमस्कार। नमस्कार। आज हमारे सामने ना एक बड़ा दिलचस्प दस्तावेज है। हाँ, क्या है? एक YouTube वीडियो का ट्रांसक्रिप्ट है। लगता है किसी हॉलीवुड हॉरर फिल्म का हिंदी डब है, शायद द नन। अच्छा, द नन, हाँ, हॉरर वाली। हाँ। तो आज हम कोई कहानी सुना नहीं रहे, बल्कि इस ट्रांसक्रिप्ट को ही खोल कर देखेंगे। इसके अंदर जो डर है, रहस्य है, किरदारों के बीच का तनाव, उसको समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। ये ट्रांसक्रिप्ट ना हमें सीधे एक ऐसी दुनिया में ले जाता है जहाँ एक बोर्डिंग स्कूल है, बहुत सख्त अनुशासन वाला। अच्छा। माहौल एकदम दमघोटू सा। और फिर पुरानी दोस्ती के उलझे हुए धागे हैं। हाँ। और कुछ मौतें भी हैं, ऐसे कि यकीन करना मुश्किल हो जाता है। और हाँ, थोड़ा अलौकिक वाला एंगल भी है शायद। हाँ, वो तो हॉरर में होता ही है। तो हमारा काम यही होगा कि इन बिखरे हुए टुकड़ों को जोड़ें और देखें कि क्या तस्वीर बनती है। ठीक है, तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। कहानी की शुरुआत एक बोर्डिंग स्कूल से हो रही है और माहौल, जैसा आपने कहा, काफी तनाव भरा लगता है। ट्रांसक्रिप्ट में जिक्र है कि नियम बहुत कड़े हैं। मतलब छोटी सी गलती, जैसे कोई प्रेम पत्र लिख दे, तो वो भी बड़ा गुनाह माना जाता है, सजा मिलती है। एक शुरुआती सीन में शायद मैरी ओब्रायन नाम की लड़की को इसी वजह से सजा मिल रही है। बिल्कुल। ये सिर्फ अनुशासन नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। मतलब देखो, यहाँ ना धर्म और नैतिकता का एक बहुत भारी बोझ सा लगता है। प्रिंसिपल की बातें सुनो, पाप, सजा और खासकर बलिदान, इन पर बहुत ज्यादा जोर है। हाँ, वो कहती है बलिदान से ईश्वर मिलते हैं। हाँ, और पापों से मुक्ति मिलती है। यहाँ तक कि लड़कियों के नाम भी देखो, जोआरा, मैरी, क्रिस्टी, योलांडा, सूजी, ये सब शहीदों या धार्मिक औरतों के नाम लगते हैं। अच्छा, मैंने ये नोटिस नहीं किया था। तो ये माहौल सिर्फ सख्त नहीं है, ये डराने वाला है, घुटन भरा, जहाँ गलती की गुंजाइश कम और सजा ज्यादा है। और इसी माहौल से कुछ दोस्त भागना चाह रहे हैं, छुट्टियों पर जाने का प्लान बना रहे हैं। हाँ, उनकी शुरुआती बातचीत थोड़ी हल्की फुल्की सी है। लगता है दोस्त है, मस्ती कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही मैरी ओब्रायन का नाम आता है, माहौल फिर भारी हो जाता है। बिल्कुल। और फिर पता चलता है कि मैरी की मौत हो गई है और उसे आत्महत्या बताया जा रहा है। पर क्या ये इतना सीधा है? बिल्कुल नहीं लगता। यहीं से रहस्य गहराना शुरू होता है। देखो, पहली बात तो ये कि मौत तालाब के पास हुई है। हाँ। और लाश को ट्रांसक्रिप्ट में लिखा है बड़ी सफाई से काटा गया। अब यह आत्महत्या जैसा तो बिल्कुल नहीं लगता। नहीं, बिल्कुल नहीं। और दूसरी बात, एक किरदार कहता है कि मौत से ठीक पहले उसने काले कपड़ों में एक साया देखा था, नन जैसा। ओहो, तो मतलब शक पक्का है। हाँ, ये दोनों चीजें मिलकर शक पैदा करती हैं कि मैरी की मौत के पीछे कोई और ही कहानी है। हॉरर फिल्मों वाला मामला है, मौत लगे आत्महत्या पर हो कुछ और फिर कहानी में एक नया मोड़ आता है जब मैरी की बेटी ईव, या शायद ईवी नाम है, वो सामने आती है। हाँ, ईव। और वो मानने को तैयार नहीं कि उसकी माँ ने आत्महत्या की है। बिल्कुल। लेकिन उसके आने से ना एक और चौंकाने वाली बात खुलती है, अतीत की। क्या? सालों पहले जब ईव बहुत छोटी थी, उसकी माँ मैरी ने उसे बाथटब में डुबोकर मारने की कोशिश की थी। अरे बाप रे, ये क्या? ये तो बहुत भयानक है। हाँ, रोंगटे खड़े हो जाते हैं सुन के। और फिर देखो, इसे समझाने की कोशिश कैसे की गई है। कैसे? एक साइकोलॉजिस्ट का जिक्र है। वो कहता है कि ईव को शायद ठीक से याद नहीं, क्योंकि उसकी माँ उस वक्त वो बहुत बीमार थी। बीमार थी? ये शब्द थोड़ा अजीब है यहाँ। हाँ, बीमारी शब्द यहाँ एक पर्दे जैसा लगता है। क्या ये वाकई सिर्फ दिमागी परेशानी थी, या उस वक्त भी कोई बाहरी ताकत या कोई गहरा राज, कोई अपराध बोध था? मतलब ये सवाल कहानी में बहुत पहले ही डाल दिया गया है। बिल्कुल। अतीत और वर्तमान के बीच की लाइन यहीं से धुंधली होनी शुरू हो जाती है। अच्छा, इसके बाद कहानी में क्रिस्टी आती है। वो मैरी की पुरानी दोस्त है। वो बताती है कि वो मैरी और बोर्डिंग स्कूल की कुछ और पुरानी सहेलियां, वो सब मिलकर कहीं घूमने जाने वाली थीं। हाँ, तो मतलब इन दोस्तों का एक ग्रुप था जो स्कूल के टाइम से जुड़ा था। हाँ, तो क्या कोई पुराना राज था इनके बीच? दबी हुई बात? ऐसा ही लगता है। और क्रिस्टी एक और डराने वाली खबर लाती हैं। क्या? उनकी एक और दोस्त जोआना, उसकी भी हाल ही में लंदन में मौत हो गई है। अरे, एक और मौत? हाँ, और पुलिस उसे भी आत्महत्या ही मान रही है। लेकिन क्रिस्टी को यकीन नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। क्रिस्टी को शक है। वो कहती है, मैंने वहां किसी को देखा था।
अब देखो पैटर्न साफ है ना। हाँ यार, बोर्डिंग स्कूल के पुराने दोस्त, एक के बाद एक रहस्यमयी मौतें, जिन्हें आत्महत्या बताया जा रहा है, और हर बार कोई साया, कोई नन जैसी चीज। हाँ, ये सिर्फ इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं। तो अब ये मौतें जुड़ रही हैं। बचे हुए दोस्त क्या करते हैं? वो जवाब ढूंढने बार्सिलोना पहुंचते हैं। बार्सिलोना? क्यों? वो शायद यूलालिया या योलांडा नाम की किसी साथी को खोज रहे हैं। लगता है वो उनके ग्रुप की आखिरी कड़ी है जिसके पास कुछ जवाब हो सकते हैं। अच्छा। और उन्हें वहां कुछ पता चलता है? हाँ, बार्सिलोना में एक और अहम जानकारी मिलती है। वो बोर्डिंग स्कूल जहां से ये सब शुरू हुआ, वो 1991 से बंद पड़ा है। ओह, बंद पड़ा है। हाँ, तो अब उनके पास एक ही रास्ता बचता है। क्या? उस बंद स्कूल में वापस जाना। बिल्कुल, उस बंद भुतैय स्कूल में वापस जाना। उन्हें लगता है कि सारे सवालों के जवाब और शायद वो खतरा भी वहीं मिलेगा। ये तो मतलब अपने अतीत के भूतों का सामना करने जैसा है, उसी जगह लौटना जहां सब शुरू हुआ था। हाँ, बिल्कुल। और फिर जैसा हॉरर फिल्मों में होता है, बंद स्कूल में घुसते ही चीजें बिगड़ने लगती होंगी। हाँ, बिल्कुल। अजीब और डरावनी घटनाएं तेजी से बढ़ने लगती हैं। वो नन का साया अब ज्यादा साफ और खतरनाक लगने लगता है। परछाइयां दिखना, चीजें हिलना, डर का माहौल बनना। हाँ, वो सब। सवाल ये उठता है कि ये सिर्फ वहम है या वाकई कोई ताकत वहां है। और वो पानी वाला एंगल वो फिर से आता है क्या? हाँ, यहाँ पानी का कनेक्शन फिर से सामने आता है। हाँ। और इस बार ज्यादा साफ तौर पर। कैसे? पता चलता है कि सिस्टर रूथ नाम की एक नन थी। उसने करीब 18 साल पहले स्कूल के तालाब में डूबकर जान दे दी थी। अच्छा, सिस्टर रूथ? हाँ। और तालाब में? हाँ, और हाल ही में, मतलब इन घटनाओं से कुछ पहले, उस तालाब को सुखा दिया गया था। ओहो, तालाब सुखा दिया तो अब थ्योरी ये बनती है कि शायद सिस्टर रूथ की आत्मा या उसकी शक्ति वो पानी से बंधी हुई थी। तालाब के सूखले से वो आजाद हो गई है और अब बदला लेने निकली है। ये पानी वाला कनेक्शन तो कई कहानियों में होता है ना, लोक कथाओं में भी। हाँ, बिल्कुल। पानी जीवन भी देता है और मौत भी। ये क्लासिक हॉरर ट्रोप है। इस सिस्टर रूथ के बारे में और क्या पता चलता है? उसका मकसद क्या था? क्यों कर रही है ये सब? ट्रांसक्रिप्ट के हिसाब से सिस्टर रूथ बहुत बहुत सख्त थी, धार्मिक कट्टरता के हद तक। अच्छा। उसका मानना था कि दुनिया से पाप मिटाने के लिए सजा और बलिदान जरूरी है। वो शायद खुद को कोई ईश्वर का एजेंट समझती थी जो न्याय करेगा। तो अब वो उन लोगों को निशाना बना रही है जिन्हें वो अपनी मौत का जिम्मेदार मानती है, 18 साल पहले जो हुआ। ऐसा ही लगता है। उसका बदला सिर्फ मौत नहीं है, शायद वो पाप का हिसाब बराबर करना चाहती है। और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा राज खुलता है ना, कि 18 साल पहले सिस्टर रूथ की मौत वो आत्महत्या नहीं थी। बिल्कुल, यहीं आकर सारी कड़ियां जुड़ जाती हैं। तो क्या हुआ था? ट्रांसक्रिप्ट इशारा करता है कि मैरी, क्रिस्टी, जोआना और वो योलांडा, इन चारों सहेलियों ने मिलकर सिस्टर रूथ की हत्या की थी। क्या? इन चारों ने? हाँ, शायद उसकी बढ़ती कट्टरता से तंग आकर या किसी और वजह से, ये साफ नहीं है। लेकिन उन्होंने उसे मारा था और इस राज को हमेशा दबाए रखने की कसम खाई थी। बाप रे, इसने तो सब कुछ बदल दिया। उनकी किरदार ही बदल गए अब तो। हाँ, उन पर एक नई काली रोशनी पड़ती है अब। तो इसका मतलब मैरी का जो सालों पहले अपनी बेटी ईव को मारने की कोशिश करना था, हाँ, वो शायद इसी भयानक राज के बोझ तले दबने का नतीजा था। वो अपराध बोध। बहुत बहुत संभव है। अपराध बोध इंसान को किस हद तक तोड़ सकता है, ये उसका एक भयानक उदाहरण हो सकता है। शायद वो खुद को या उस याद को ही मिटा देना चाहती थी। हो सकता है। देखो, डर सिर्फ बाहरी नहीं होता, अंदर का डर, अपने किए का डर, वो ज्यादा खतरनाक हो सकता है। तो अब जब नन का भूत सामने आया और बदला ले रहा है, तो बचे हुए दोस्त क्या करते हैं? भागते हैं? नहीं, उन्हें लगता है कि अब भागने से काम नहीं चलेगा, सामना करना होगा। और उन्हें एक तरीका सूझता है, पानी। हाँ, अगर नन पानी से जुड़ी है तो शायद पानी ही उसकी कमजोरी भी बन सकता है। अच्छा, क्या करते हैं वो स्कूल के किसी हिस्से में, शायद बेसमेंट में या नीचे के हॉल में पानी भरने का प्लान बनाते हैं। पानी भरने का? कैसे? वो मेन वाटर टैंक खोल देते हैं, बिल्डिंग में पानी भरना शुरू हो जाता है। और फिर? उनका इरादा है नन को उस पानी में फंसाकर बिजली के करंट से खत्म करना। ओह, ये तो बड़ा खतरनाक प्लान है, क्लाइमैक्स वाला। हाँ, बिल्कुल। तनाव बहुत बढ़ जाता है। पानी भर रहा है, नन सामने है। और क्या वो कामयाब होते हैं? नन को हरा पाते हैं? ऐसा लगता है,
कुछ देर के लिए लगता है शायद उन्होंने उसे हरा दिया, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। नहीं, और क्या होता है? अंत में एक ऐसा मोड़ आता है जो सब कुछ पलट देता है। क्या मतलब? हाँ, और ये शायद सबसे परेशान करने वाला मोड़ है। बताओ ना। सारे संकेत इस तरफ इशारा करने लगते हैं कि असली कातिल, या कम से कम इन हाल की मौतों के पीछे का मास्टरमाइंड, वो कोई और नहीं बल्कि मैरी की बेटी ईव है। क्या? ईव? लेकिन कैसे? वो तो खुद डरी हुई लग रही थी। क्या नन्नी उस पर कब्जा कर लिया? ट्रांसक्रिप्ट दो संभावनाओं की तरफ इशारा करता है और दोनों ही बहुत डरावनी है। कौन सी? पहली, जैसा तुमने कहा कि सिस्टर रूथ की आत्मा ने ईव के शरीर पर कब्जा कर लिया है और वो ईव के जरिए अपना बदला पूरा कर रही है। और दूसरी, और शायद ज्यादा पेचीदा, कि ईव खुद डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर से गुजर रही है। डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, ये क्या होता है? मतलब एक इंसान में कई लोग होना? हाँ, आसान शब्दों में समझें तो ये एक ऐसी मानसिक स्थिति है जहां बहुत गहरे सदमे या ट्रॉमा की वजह से व्यक्ति की पहचान टूट जाती है और अलग-अलग व्यक्तित्व बन जाते हैं। अलग-अलग व्यक्तित्व, जिनकी सोच, व्यवहार, यादें सब अलग। हाँ बिल्कुल। और ट्रांसक्रिप्ट में बताया गया है कि ईव की बचपन की यादें, खासकर वो घटना जब उसकी माँ ने उसे मारने की कोशिश की थी, वो शायद जानबूझकर ब्लॉक कर दी गई थीं, दबा दी गई थीं, ताकि वो इस सच के साथ जी सके। ओह, तो अब जब वो उस डरावने माहौल में लौटी, पुरानी बातें सामने आईं, तो वो ब्लॉक टूट गया शायद। और उसके अंदर का एक दूसरा हिस्सा, जिसे ट्रांसक्रिप्ट में डॉन कहा गया है, वो हावी हो गया। डॉन? हाँ, अब ये डॉन या तो नन से सीधे तौर पर प्रभावित है या फिर उसी का एक मानसिक रूप बन गया है। तो मतलब ईव के अंदर ही एक और पहचान है जो ये सब कर रही है? यही संभावना जताई गई है। एक किरदार कहता भी है ईव और डॉन दोनों एक ही व्यक्ति हैं, और ये भी पता चलता है कि ईव को बचपन से ही कहीं ना कहीं, शायद अचेतन में, पता था कि उसकी माँ और उसकी दोस्तों ने एक नन को मारा था। तो ये जानकारी तभी ईव की? हाँ, तो सवाल ये उठता है कि क्या डॉन हमेशा से था और अब जागा है, या क्या नन की आत्मा ने इस टूटी हुई पहचान का फायदा उठाया? कहानी इसे थोड़ा धुंधला छोड़ देती है। ये तो और भी डरावना है। मतलब पता ही नहीं कि ईव खुद शिकार है या वो शुरू से ही इस खेल का हिस्सा थी। हाँ, यही अस्पष्टता इसे और भयानक बनाती है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये ट्रांसक्रिप्ट हमें एक बहुत ही उलझी हुई, परत दर परत कहानी दिखाता है। बिल्कुल। इसमें सिर्फ भूत प्रेत वाला डर नहीं है, बल्कि इंसानी मन के जो गहरे अंधेरे कोने होते हैं ना, दबा हुआ अपराध बोध, टूटी हुई यादें, बदले की आग, पहचान का संकट, वो सब हैं। सही कहा। ये दिखाता है कि कैसे अतीत कभी मरता नहीं है, लौट कर आता ही है, और कैसे डर पैदा करने के लिए अलौकिक शक्तियों के साथ साथ साइकोलॉजिकल चीजों का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। हाँ, किरदारों के आपसी रिश्ते, उनके राज, उनकी बदलती हुई इच्छाएं, यही सब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल। ये सिर्फ एक हॉरर कहानी नहीं है, बल्कि इंसानी फितरत पर, हमारे अंदर के अंधेरे पर एक टिप्पणी भी लगती है। वाकई ये सोचने पर मजबूर करता है कि असल में ज्यादा डरावना क्या है, कोई बाहर की शैतानी ताकत या हमारे अपने अंदर छिपा हुआ अपराध बोध और हमारे मन के राक्षस होती हैं। क्या वो हमें वही दिखाती है जो हुआ था, या वो कहानी जो हमारे लिए सहना आसान हो? गहरा सवाल है। शायद सच हमेशा उतना सीधा नहीं होता जितना हम याद रखना चाहते हैं। और इसी सवाल के साथ मुझे लगता है आज की ये पड़ताल यहीं रोकते हैं। हाँ, सोचने के लिए काफी कुछ है इसमें।